लास्ट क्या पढ़े थे हम लोग? लास्ट क्या टॉपिक था हमारा, बताइए। सॉरी सॉरी, अच्छा आप पहले दिन आए हैं? हाँ, आगे आ जाइए। आप भी पहले दिन आए हैं शायद। मेरे साथ पहला दिन है या पहला दिन यहीं पे है? और आपका क्या है? आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, बहुत स्पेस है, ये कोई नहीं आएगा अभी। मेरे साथ आपका पहला दिन है या यहीं पे पहला दिन है? अच्छा, किस कॉलेज से हैं आप दोनों? पहले इनसे जान लेते हैं, किस कॉलेज से हैं आप? हाँ बिल्कुल, अच्छे से। पीपी के, तो वहाँ बीसीए चलता है? हाँ। अब बीसीए पास आउट है वहाँ से? नहीं। तो आप वहाँ से रोज आते हैं? तो आप रहते इसी शहर में ही हैं? रांची में रहते हैं आप? अच्छा अच्छा, तो आपका कौन सा सेमेस्टर है? अच्छा, आप पास आउट है, तभी बेचारे बहुत संदिग्ध निगाहों से आपको देख रहे थे। शायद वो पहचानने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे यहाँ से कोई है तो हम जाने। तो आप लोग यहाँ भी ऑनलाइन में आते हैं बस? नहीं, ये भाई साहब जो नहीं, आगे आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आगे आ जाइए। ये महिला महाविद्यालय वाले लोग कहाँ चले गए? हाँ, कहाँ थे? नहीं नहीं, मतलब कहाँ थे अभी? शायद एक दो दिन एब्सेंट थे ना बीच में? किस चीज़ का? अच्छा कोई बात नहीं, भाई रिफ्रेशमेंट में गया होगा, ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है। खैर, हम लोग पिछले क्लासेस में ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे थे, ठीक है? हम लोग पहले ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े और उस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको कई तरीके के टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में बताए थे, जो आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, लिखे होंगे। अब जब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे थे तो एक चीज़ तो समझ रहे थे कि हम लोग इनपुट दे रहे थे, इनपुट के बाद क्या जा रहा था हमारा? प्रोसेसिंग होता था, और फिर क्या आ गया? आउटपुट आ गया। यही हुआ ना? तो यहाँ क्या दिया हम लोगों ने? इनपुट, और यहाँ हमारा क्या आ गया? आउटपुट। बीच में क्या हो गया? प्रोसेसिंग। हाँ, तो ये कैसे होता है, क्या होता है, वो हम लोग जान गए थे। लेकिन जब ये प्रोसेसिंग होता है तो कुछ चीज़ें यहाँ भी होती हैं जो हमें जानना होता है। आपको बताए थे कि जब एक प्रोग्राम जब एक प्रोग्राम है वो क्या हो रहा है? एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेस। बताए थे आपको ये चीज़, और हम लोग प्रोसेस तक पढ़े थे शायद। अब होता क्या है कि ये प्रोसेस जो होता है ये दो तरीके का होता है। पहला प्रोसेस जो होता है, प्रोसेस क्या होता है वो लिखवाए थे? नहीं, अच्छा पहला एक पॉइंट लिख लीजिए, हेडिंग डालिए प्रोसेस, एक हेडिंग डालिए प्रोसेस। ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का नेक्स्ट चैप्टर कह सकते हैं, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम का एक नेक्स्ट चैप्टर है। लिखोगे अ प्रोग्राम दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड a program that is being executed is called process. A program that is being executed is called process. ठीक है, लिख लिए।
अब देखिए, एक प्रोसेस जो होता है वो दो तरीके से कैरेक्टराइज कर सकते हैं या क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला क्लासिफिकेशन जो होता है वो होता है इनपुट आउटपुट बॉन्ड प्रोसेस, यानी ऐसा प्रोसेस जो किस पे डिपेंडेंट है, इनपुट या आउटपुट डिवाइस पे डिपेंडेंट है। दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोसेसर बाउंड प्रोसेस, प्रोसेसर बाउंड प्रोसेस। ठीक है, आई रिपीट अगेन, प्रोसेस कितने तरीके का होता है? दो। पहले समझ लीजिए फिर लिखेंगे। पहला क्या हो गया? इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस, और दूसरा क्या हो गया? प्रोसेसर बाउंड प्रोसेस। अब ये क्या होता है, डिफरेंस क्या है, ये अभी हम लोग को जानना है। लेकिन यहाँ आने से पहले 2 मिनट हम एक स्पेशल केस बेस्ड क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये स्पेशल केस है जो हम लोग को जानना पड़ेगा। होता क्या है कि अभी जब प्रोसेस की बात करें तो आपको पता है कि प्रोसेस क्या हो गया, ऐसा टास्क जो हो रहा है वो क्या कहलाता है? प्रोसेस कहलाता है। अब ये प्रोसेस कहाँ हो सकता है? तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हो सकता है। कहाँ हो सकता है? बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में हो सकता है। इसमें एक स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम लोग कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बारे में बात करने की आवश्यकता यहाँ क्यों पड़ती है? क्योंकि ये जनरली अभी हमारे यहाँ रिसेंट जो चल रहा है, आप और हम ओएस यूज़ करते हैं उसमें ये चलता है। तो जो रिसेंट चलता है ना, उससे क्वेश्चन बनने के चांसेस क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू पुराने वाले में। ये जो है मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस जो आप और हम यूज़ करते हैं, ये एक कॉन्सेप्ट फॉलो करता है और उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं स्यूडो पैरेललिज्म। स्यूडो पैरेललिज्म क्या कहते हैं हम लोग उसको? स्यूडो पैरेललिज्म। ये स्यूडो पैरेललिज्म कौन फॉलो करता है? तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें होता क्या है? तो इसमें ये होता है कि आपको बताए थे कि बहुत सारा प्रोसेस लगा होता है एग्जीक्यूट होने के लिए, यस और नो? तो इसमें क्या होता है, जब बहुत सारा प्रोसेस लगा होता है एग्जीक्यूट होने के लिए, तो इसमें क्या होता है कि एक प्रोसेस कोई भी, मान लीजिए पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा, छठा। तो आपको बताए थे कि जब पहला वाला एग्जीक्यूट हो रहा होता है, मान लीजिए ये कहीं इनपुट आउटपुट के साथ लगा है, तो उस बीच में दूसरा वाला कहाँ पे आ जाता है? मेन मेमोरी में प्रोसेसिंग के लिए। और दूसरा वाला कहीं व्यस्त होता है तो क्या ऑन आ जाता है? तीसरा वाला, चौथा, पांचवा, छठा आते रहता है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में हमें एक चीज लगता है कि एक कंप्यूटर के अंदर ढेर सारा प्रोसेसर है लगा है। आई रिपीट अगेन, मल्टी प्रोग्रामिंग में हमें क्या लगता है कि ढेर सारा प्रोसेसर कंप्यूटर के अंदर लगा है। मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर हमें क्या लगता है कि क्या लगा है? ढेर सारा प्रोसेसर लगा है। लेकिन ऐसा नहीं होता, उसमें एक ही प्रोसेसर लगा होता है। प्रोसेसर कभी आप लोग देखे हैं कंप्यूटर में? अच्छा, कोई बात नहीं, बात करेंगे हम लोग। उसमें एक ही प्रोसेसर लगा होता है और उसी प्रोसेसर में आता है, एग्जीक्यूट हुआ, वापस कहाँ चला गया? मेन मेमोरी में, यानी रैम में। फिर आया, कहाँ चला गया? रैम में। आया, कहाँ चला गया? रैम में। आया, कहाँ चला गया? रैम में। यानी रैम से आता जाता रहता है। लेकिन आपको और हमको लगता है कि वो जो मेमोरी है या जो वो एग्जीक्यूशन पावर है या जो प्रोसेसर है वो क्या है? एक से ज़्यादा है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग स्यूडो पैरेललिज्म के नाम से जानते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्यूडो पैरेललिज्म के नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है? तो बैक एंड फोर्थ का कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट होता है? बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ का मतलब क्या हुआ कि एक ही है प्रोसेसर, उसमें आया, एग्जीक्यूट हुआ, वापस चला गया, फिर आया, एग्जीक्यूट हो गया, वापस चला गया। लेकिन वो क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के अंदर हो जाता है, यानी बहुत कम टाइम में हो जाता है। क्यों कम टाइम में होता है? क्योंकि अब जो है
प्रोसेस को दो जगह भेजना होता है। कहाँ? या तो वो किसके अंदर रहेगा, प्रोसेसर के अंदर ही पड़ा रहेगा, या तो वो किसी इनपुट और आउटपुट डिवाइस के पास होगा। नहीं समझ में आ रहा है? अरे यस नो तो बोलो। नहीं, आप अभी फिलहाल रुक जाइए, बाकी लोग बताइए, बाकी लोग को समझ में ये आया कि नहीं आया? मैडम से इन्फ्लुएंस होकर नहीं बोलना है। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? हम क्या बोल रहे हैं? नहीं आया, समझिए तो फिर से। आपसे हम क्या पढ़ा रहे थे अभी थोड़ी देर पहले? क्या बोल रहे थे? किसके बारे में? प्रोसेस। तो प्रोसेस आप लोग समझते हैं कि जो प्रोग्राम चल रहा है वो क्या कहलाता है? प्रोसेस। ये समझ रहे हैं? तो इसी बीच में हम लोग एक स्पेशल केस बेस्ड क्वेश्चन देख रहे थे, एक स्पेशल केस पढ़ रहे थे एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस। हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आप सब कौन सा ओएस यूज कर रहे होंगे फिलहाल? विंडोज 11, यस और नो तो बोलिए, या तो विंडोज 7, यही ना यूज कर रहे होंगे। तो विंडोज 7 हो या विंडोज 11 हो, सब जगह एक चीज कॉमन है। वो क्या चल रहा है? मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस। जितना भी लेटेस्ट हमारे पास आईओएस भी यूज कर रहे होंगे तो वो क्या होगा? मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसीलिए इसके बारे में जानना आवश्यक है। अब मान लीजिए ये कंप्यूटर का सीपीयू है, यहां बैठा एक इंसान मॉनिटर पे यूट्यूब पे गाना प्ले कर रहा है, चल छैया छैया, मस्त तू सुन रहा है गाना। उसके पिताजी आगे बोले मेरा फाइल टाइप करो, ये तुरंत यहाँ पे एक ठो वर्ड भी खोल दिया, MS वर्ड खोल दिया और टाइप भी करने लगा। मम्मी आई बोली आई बंद करो, सब बंद करो, अमेज़न पे देखो माइक्रोवेव कितने का मिल रहा है। तो छोटा सा एक और टैब खोल लिया, किसका? अमेज़न का। यानी यहाँ पे क्या खुल गया? वेब ब्राउजर। यहाँ क्या खुल गया? मीडिया प्लेयर। यहाँ पे खुल गया मान लो वर्ड प्रोसेसर, MS वर्ड खुल गया, लिखा भी MS वर्ड। तो ये कंप्यूटर एक बार में कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है, एक से अधिक काम कर रहा है। तो ये 3 काम बेटा जब वो कर रहा है तो हमें लगता है कि अरे भैया इस CPU के अंदर जो है ना ढेर सारा प्रोसेसर लगा है, ढेर सारा प्रोसेसर लगा है। तो एक प्रोसेसर क्या कर रहा है? ये चला रहा है। दूसरा प्रोसेसर क्या कर रहा है? मीडिया प्लेयर चला रहा है। तीसरा प्रोसेसर क्या कर रहा है? वेब ब्राउजर खोला है। यही ना हमें लगता है, जबकि ऐसा नहीं होता। मुश्किल से 2 उंगली बराबर प्रोसेसर होता है, इतना बड़ा ही होता है। आप देखेंगे कभी हार्ड डिस्क एकदम चमचमाता होता है, कितना ही सड़ा हुआ आपका CPU होगा, लेकिन एकदम गोरा चिट्टा आपका चमकता हुआ वो होगा। क्या बोलते हैं उसको? प्रोसेसर। लगेगा कि सिल्वर है एकदम, लेकिन वो सिल्वर होता नहीं है। ठीक है, तो यही आपका प्रोसेसर होता है। अब वो प्रोसेसर जो होता है वो एक ही होता है। वो कहाँ लगा होता है? मदरबोर्ड के ठीक नीचे। ठीक है, मदरबोर्ड के नीचे बीच में हो सकता है, आजकल ऊपर भी आता है, राइट साइड ऊपर कॉर्नर में, तो डिपेंड करता है कि कहाँ लगा, लेकिन मदरबोर्ड के नीचे आपको मिल जाएगा। तो होता क्या है कि हमें लगता है कि एक कंप्यूटर में कितना प्रोसेसर लगा है? ढेर सारा, लेकिन लगा कितना होता है? एक। अब क्या होता है कि सपोज करो कि यहाँ पे आप क्लिक किए मीडिया प्लेयर पे गाना बजाने के लिए, तो कंप्यूटर में भैया तुरंत इंस्ट्रक्शन गया कि क्या करना है? गाना बजाना है। तो क्या किया कि गाना प्ले हो गया, और प्ले होने के बाद वो इनपुट आउटपुट डिवाइस यानी आपके मॉनिटर को दे दिया गया कि चलो भैया तुम क्या करोगे? वीडियो दिखाओ, यहाँ पे क्या लगा है? स्पीकर लगा है, आप क्या करेंगे? आवाज सुनाइए। यस और नो? यही हुआ ना? तो ये प्रोसेसर क्या किया? फेंक दिया, किसको? मॉनिटर को या स्पीकर को। अब ये क्या हो गया? खाली हो गया। अरे यस और नो? तो ये जब खाली हुआ तो आप क्या कर रहे थे? वर्ड में टाइप कर रहे थे। अब जैसे वर्ड में टाइप कर रहे थे, मम्मी आ गई, बोली कि नहीं अब टाइप करना बंद कर दो। तो फिलहाल 2 चीज हुआ होगा, या तो आप कीबोर्ड से Ctrl+S दबा दिए होंगे, अगर सेव कर दिए होंगे तो आपके हार्ड डिस्क में सेव हो जाएगा, और अगर सेव नहीं किए होंगे तो टेम्पोररीली स्टोर हो गया होगा। कहाँ पे? रैम में। जब तक लाइट नहीं जाएगा तब तक कहाँ सेव रहेगा? रैम में। पावर कट हो गया तो ये क्या हो जाएगा? खत्म। समझ में आया? यस और नो बोलो, समझ में आ रहा है? अच्छा, तो ये फिलहाल छोड़ दिए, तो प्रोसेसर इसको भी निकाल के बाहर रख दिया, कहाँ? रैम में या हार्ड डिस्क में। अब क्या खोल दिया आप? वेब ब्राउजर। अब वेब ब्राउजर पे आप काम कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि इस सिस्टम में एक बार में कितना काम चल रहा है? 4 काम। लेकिन 4 काम चल रहा है? नहीं,
एक्चुअल में कितना काम चल रहा है? एक ही काम चल रहा है। यानी ये हमारे लिए क्या है? इल्यूजन है। यानी हम कहें तो हमारे लिए ये क्या है? भ्रम है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ। अब इसी को इतने देर से हम समझाने की यहाँ भी कोशिश कर रहे थे। उसी भ्रम वाले संशय को, उसी भ्रम वाली स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? स्यूडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्यूडो। हमको लग रहा है कि सारा काम क्या चल रहा है? इकट्ठे चल रहा है। तो इकट्ठे चलने वाले काम को हम लोग क्या बोलते हैं? स्यूडो पैरेललिज्म। लेकिन वो इकट्ठे चल नहीं रहा है, आगे पीछे हो रहा है, या तो आ रहा है या तो जा रहा है। उसी आगे पीछे वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? बैक एंड फोर्थ। फोर्थ का मतलब क्या हो गया? आगे। बैक का मतलब क्या हो गया? पीछे। यानी या तो एक काम पहले एग्जीक्यूट हो जा रहा है या तो एक काम क्या हो रहा है? बाद में एग्जीक्यूट हो जा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपके अगर एग्जाम में मान लीजिए आप जब बैठें तो वो पूछ दे क्वेश्चन कि इन मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस which of the following can be considered true? ठीक है, तो पहला कहता है it creates pseudo parallelism। पहला क्या कुछ गलत लिख दिया क्या मैडम? हाँ, कोई बात नहीं, दे दो। नहीं है तो मेरे पास भी है, कलम देने में कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। पहला क्या हो गया? इट क्रिएट्स स्यूडो पैरेललिज्म, पहला हो गया। दूसरा कह सकते हैं कि वी डू फेस बैक एंड फोर्थ इवैल्यूएशन स्ट्रेटजी, या इवैल्यूएशन स्ट्रेटजी लिख दो। ठीक है, तीसरा लिख सकते हैं बोथ 1 and 2। चौथा लिख सकते हो नन। तो ये कॉन्सेप्ट बन गया हमारे पास, एक क्वेश्चन बन गया। हम आपके लिए एक अलग से ले आएंगे सीरीज भी, हम सोचे हैं, सर से बात कर रहे थे, जहां हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरी, तो ऐसे हम बैठ के बनाते रहते हैं क्वेश्चन, आप लोग बैठ के बातें करते रहते हैं पीछे, तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है। तो हम सर से कहे हैं कि सर हम लोग एक क्लासेस रखेंगे हमेशा जहाँ पे खाली एमसीक्यू देखेंगे, लेकिन वो एमसीक्यू तब समझ में आएगा जब आप कॉन्सेप्ट सीख कर आएंगे। ठीक है, तो हम बोले हैं देखिए हम लोग कब से स्टार्ट करते हैं उसमें, लेकिन वो एमसीक्यू आप तब तक नहीं बना पाएंगे तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो खैर जो अभी हम पढ़ें उस पर एक क्वेश्चन देखिए, इन मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड ट्रू। तो क्या कहता है? इट क्रिएट्स स्यूडो पैरेललिज्म, वी डू फेस बैक एंड फोर्थ इवैल्यूएशन स्ट्रेटजी बोथ 1 and 2। चौथा क्या कहता है? नन। तो हम लोग पढ़े कि दोनों क्या है? सही है, स्यूडो पैरेललिज्म आता है तभी यहाँ से क्या क्रिएट होता है? बैक एंड फोर्थ कॉन्सेप्ट। तो दोनों सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसे ही आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। आई रिपीट, आप अगर ये सोच के चलेंगे कि हम लोग सर सिर्फ एमसीक्यू से जीत जाएंगे, नहीं जीतेंगे, सीएस में नहीं जीतेंगे। अगर आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी होता, पॉलिटिकल साइंस होता तो हम समझते, लेकिन जहाँ कॉन्सेप्ट सीखना है वहाँ आप नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा, और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़। देखिए जब हम पढ़ा रहे हों तो आप बात करते हैं तो हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। हम समझ सकते हैं कि आप जिस उम्र में हैं आप अपने अंदर की क्षमताओं को रोक नहीं पा रहे हैं, तो आप बोल देते हैं। तो आप एकदम थोड़ा सा 1 घंटे 45 मिनट्स पेशेंस रखिए। बोलना है, एक चिट्ठा पास करो। चिट्ठा समझते हो? पेपर में लिख के पास, नहीं तो व्हाट्सएप खोल लो अपना बैठ के चैट करो। लेकिन उससे क्या होता है ना, डिस्टर्बेंस होता है तो दिक्कत होती है। खैर, तो आपको हम बताएं कि हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस। और मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस किसको फॉलो करता है? स्यूडो पैरेललिज्म। स्यूडो पैरेललिज्म का मतलब क्या होता है कि लगता है कि मल्टीपल प्रोसेसर है, लेकिन मल्टीपल प्रोसेसर होता नहीं है। होता कितना है? एक ही प्रोसेसर। और वो एक सिंगल प्रोसेसर जो होता है बेटा, वो कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करता है? बैक एंड फोर्थ, यानी जाएगा आएगा, जाएगा आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। अब क्या होता है, जैसे आपको हम अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बता रहे थे कि एक प्रोसेस जो होता है मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस में,
वो दो काम करता है, या तो प्रोसेसर के अंदर रहेगा, यस और नो, या तो कहाँ पे रहेगा, रैम में। यही ना बताएं अभी आपको। इस वाले एग्जाम्पल से हम लोग क्या समझ रहे थे, वो मम्मी पापा वाला कहाँ चला गया, हाँ नहीं कहाँ चला गया मेरा एग्जाम्पल, 4 पे है। हाँ, यहाँ हम लोग क्या समझ रहे थे, यहाँ तो ये समझ रहे थे कि या तो वो किसके अंदर रहता है, प्रोसेसर के अंदर, या तो वो कहाँ चला जाता है, रैम में, या जिसको हम लोग मेन स्टोरेज बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहीं से हम प्रोसेस को दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला क्लासिफिकेशन क्या बोलते हैं कि या तो वो प्रोसेस कहाँ पे होगा, प्रोसेसर के अंदर होगा, तो उसी को हम लोग लिखते हैं कि ये प्रोसेसर बाउंड है, यानी वो किसके अंदर बैठा पड़ा है, प्रोसेसर के अंदर बैठा पड़ा है, उसका एग्जीक्यूशन अभी क्या है, बाकी है। दूसरा जो हम लोग लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं कि वो प्रोसेस किसके पास चला गया है, स्पीकर के पास, मॉनिटर के पास, प्रिंटर के पास, यानी वो कहाँ पे लगा पड़ा है, इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास लगा है। तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस। तो हम लोग इसको दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर मान लो वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया, चल रहा है किसी मॉनिटर में, तो वो दोनों में से किस में आएगा, अरे भैया इस वाले एग्जाम्पल में समझिए, गाना प्ले हो रहा है यहाँ पे, वीडियो चल रहा है यहाँ पे, तो वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है ना, अपने रन टाइम में है ना। तो इन दोनों में से कौन सा टाइप का प्रोसेस हो गया, वो इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस, क्योंकि वो आधारित है, डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे, यस और नो। और अगर मान लीजिए यहाँ की बात कर रहे थे MS वर्ड वाला, उसको फिलहाल यहीं पे टाइप किया जा रहा है प्रोसेसर के अंदर ही, तो वो कौन सा प्रोसेसर के, सॉरी वो कौन से प्रोसेस के अंदर आएगा, प्रोसेस बाउंड, प्रोसेसर बाउंड प्रोसेस। समझ रहे हो मेरी बात। तो इसी को कॉपी पे लिख लेना है। तो पहला पॉइंट जो केस बेस्ड बताए थे मल्टी प्रोग्रामिंग का, उसका लिखो, नोट बनाओ कहीं पे। इन मल्टी प्रोग्रामिंग, आप दोनों नए आए हैं, हमारे साथ पहला दिन है, आपका और आपका दूसरा दिन है। वैसे किस कॉलेज से हैं आप लोग, अच्छा आपके बगल वाले किस कॉलेज से हैं। तो आप दोनों का फाइनल हो चुका है कि आप ऑनगोइंग परस्यूइंग है, मतलब कौन सा सेमेस्टर है आपका, अच्छा आपका रिजल्ट आ गया आपका, खैर लिखेंगे इन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स, नोट में लिखेंगे इन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स द प्रोसेस in multi-programming system the process is performed in a pseudo parallelism, performed in a pseudo parallelism, is performed in a pseudo parallelism। यहाँ देखिए लिखा है ये, in a pseudo parallelism, in a pseudo parallelism, पहला पॉइंट। but there is one processor that changes back and forth from one process to another process, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, on the basis of process a program can be classified into two categories,
इनटू टू कैटेगरीज, दो कैटेगरीज लिखेंगे, लेकिन दोनों के बीच कम से कम 2 लाइन का स्पेस जरूर छोड़ेंगे ताकि हम वहाँ पे एक डेफिनेशन लिखवा पाएँ। इनटू टू कैटेगरीज, पहला लिखेंगे प्रोसेसर बाउंड प्रोग्राम। प्रोसेसर बाउंड प्रोग्राम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो रन करता है तो क्या कहलाता है, प्रोसेस, नहीं तो वो क्या कहलाता है, प्रोग्राम। तो प्रोसेसर बाउंड प्रोग्राम, और जब वो रन कर रहा होगा तो क्या कहलाएगा, प्रोसेसर बाउंड प्रोसेस। ठीक है, तो हम लोग लिख रहे हैं पहला स्टेप प्रोसेसर बाउंड प्रोग्राम। 2 लाइन छोड़ दीजिए, आगे लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोग्राम। इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोग्राम, इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोग्राम, इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोग्राम, इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोग्राम। लिख लिए सब लोग। अब आप लिखेंगे प्रोसेसर बाउंड प्रोग्राम में इट रिक्वायर्स प्रोसेसर फॉर लॉन्ग टाइम, 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 इट रिक्वायर्स प्रोसेसर फॉर लॉन्ग टाइम। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, आप लोग किसके बारे में लिखे, प्रोसेसर के बारे में ना, इनपुट आउटपुट बाउंड लिखा था प्रोग्राम, उसमें लिखेंगे इट रिक्वायर्स प्रोसेसर फॉर शॉर्ट टाइम, इट रिक्वायर्स प्रोसेसर फॉर शॉर्ट टाइम as it is passed on, as it is passed on, as it is passed on, it requires processor for short time as it is passed on to the, as it is passed on to the, as it is passed on to the input output devices, as it is passed on to the इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। लिख लिए यहां तक, जो यहां तक बोले वो लिखा हुआ है, क्लियर है, यस नो तो बोलिए। अच्छा, अब देखिए इतने दिनों से हम लोग किसको पढ़ते आ रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को। आज तक हम जो भी पिछले 4-5 लेक्चर्स में बात किए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, उस चीज को हम लोग प्रोसेस के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं, इससे संबंधित हम आपको 10-12 पॉइंट्स अभी लिखवाएंगे। हम कुछ नहीं बोलेंगे, डिक्टेट करेंगे खाली, आप उसको लिखेंगे। आप उससे समझने की कोशिश करिएगा कि हम लोग क्या उसके बारे में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, और फिर आपको लगता है कि कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आया या मिस हो गया है तो हम उसको समझाएंगे। लेकिन आज तक जो आपको हम पढ़ाएं, कहाँ चला गया ये, हाँ, आज तक हम जो पढ़ाए हैं आपको, खैर मक्खी है क्या कोई जो परेशान कर रही है, हाँ ठीक है। तो आज तक जो हम लोग पढ़े हैं किसके बारे में, ओएस के बारे में, उसको रिलेट करेंगे किससे, प्रोसेस से, और समझेंगे कि वो आता है कि नहीं। वो आपको लिखना है खाली, ज़रूरत पड़ेगा जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तब, क्लियर है। तो एक छोटा सा हेडिंग डालिएगा उसी में, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेस। ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग अभी तक कहानी वानी में, तो उसको लिख रहे हैं। आप दोनों नए आए हैं, आप नए हैं, तो आज मेरे साथ आपका पहला दिन है। अच्छा, दूसरा दिन है। किस कॉलेज से हैं आप, आगे आइए मैडम, आगे आ जाइए, आप यहाँ आ जाइए। आपका मेरे साथ पहला दिन है, यहाँ पे आपका पहला दिन है। अच्छा, आपका क्या क्वालिफिकेशन है, आप बीसीए हैं, कहाँ से, आईआईएम कोलकाता से। अच्छा, आईईएम कोलकाता से, और आप बेसिकली आगे किसके लिए हैं, अच्छा ठीक ठीक। खैर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेस लिख रहे थे। पहला पॉइंट आप लिखेंगे उसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ, ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ
all the active processes. Processing system keeps track of processing system keeps track track of all the active processes, all the active processes. यानी आपको थोड़ा सा हिंदी में बता दें तो ये कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होता है कि कौन कौन सा प्रोसेस एक्टिव है. तो क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत है? सही है ना. तो बस वही बात है, वही लिखवा रहे हैं. तो इससे आपको क्या होगा, एमसीक्यू सॉल्व करने में फायदा होगा. नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे इसी में जो पढ़ चुके हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम provides resources to the process and maintains data structure अच्छा 2 मिनट जरा हम लोग बात कर ले, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है बताएंगे हमें कोई? अच्छा, एक इससे रिलेटेड बहुत कॉमन सा टर्म है, आप लोग सुने होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं डेटा टाइप या डेटा टाइप्स भी बोल देते हैं, दोनों सेम है. तो जरा आप हमें बताएंगे पहले किसके बारे में बताएंगे, डिफरेंस बता देंगे या पहले आप हमें, या पहले डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहेंगे? अच्छा, एक कॉमन सा, ठीक है. डेटा टाइप ये जो शब्द है कितने लोग के लिए नया है, नहीं सुने हैं? शर्माना नहीं है भाई, कोई रिश्तेदार नहीं, हमें भी नहीं आता है. और कोई यहाँ पे मेरे को साथ देने वाला कि डेटा टाइप ना जानता हो? अच्छा, डेटा स्ट्रक्चर कितने लोग के लिए नया है? डेटा स्ट्रक्चर 2 3 4 4, ठीक है, 5 लोग के लिए. बाकी लोग डेटा स्ट्रक्चर समझते हैं. तो जरा हमें बताइए डेटा स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करेंगे? अरेंजमेंट ऑफ डेटा, ठीक है. आप क्या कह रही हैं? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, ठीक है. और बताएं. अच्छा, और कुछ इसके अलावा और कोई डेफिनेशन आप देना चाहेंगे? देखिए, एक बात हम बताते हैं, बहुत आसान है किसी की खिंचाई कर देना, अब बहुत आसान है पैसे देकर दूसरे की बात को ना सुनना. हमें आप पे अफसोस होता है, आप हमको सुनने के लिए पैसा दिए हैं, फिर भी आप हमको नहीं सुन रहे. ऐसा कोई है जो बिना फी दिए पढ़ रहा है? आज देंगे, दे चुके होंगे, या कुछ लोग ऐसे भी होंगे सोचेंगे आप भाग जाएंगे, पैसे नहीं देंगे. तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रॉफिट तक का पैसा ले लेती है, आपको पता नहीं चलता. तो हम हमेशा कहते हैं कि जब आप एजुकेशन इंडस्ट्री में बैठे हैं तो आप ये मान के चलिए कि यू आर नॉट गोइंग टू बी अ पर्सनस प्रॉफिट या एन ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट. आप किसी के प्रॉफिट बनने के लिए नहीं आए, अपने प्रॉफिट के लिए आए. और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको सुनना पड़ेगा. जो नहीं सुनना चाहता है, भगवान का दिया उसके पास कोविड है और उसी का दिया हुआ एक टेक्नोलॉजी है ये ऑनलाइन, वो वैसे लोग के लिए बनाया गया कि जो तुम सुनना ही पसंद नहीं करते, उनको कहा गया भैया आप रहिए घर पे, हम आपको यहीं से दिखेंगे. जहाँ आप हमको सुनिए, आप अपने बारे में बगल वालों को बताइए. लेकिन हो सकता है कि आपकी वजह से जो दूसरे बच्चे हैं वो नहीं सुन पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे. आपको लगता है कि बगल वाला आपका फ्रेंड है, तो आप उसके यहाँ एक छोटा सा मेरा काम करिएगा, आपको बुरा लगेगा, कहेगा भैया हमारे पिताजी मर गए, 50,000 रुपया दो, अर्थी उठाना है. लेकिन पैसा कब लौटाएंगे ये हमको नहीं पता. अगर वो दे देता है तो ही इज योर ट्रू फ्रेंड. और 50,000 बहुत हो गया तो 20,000 का हिसाब रखना. हम जीवन में जानते हो मौत से बहुत डरते हैं, किसी के भी मौत से, अपने से ज्यादा अपने रिश्तेदारों के मौत से डरते हैं.
तो हम एक काम करते रहते हैं ना, कब्रिस्तान सॉरी ये शमशान में जाके पूछते हैं कि भैया जलाने का क्या रेट है। तो रांची मेरे लिए बहुत पुराना नहीं है ना बहुत नया है। तो एक दिन हमें मिल गए यहाँ पे हरमू वाले जलाने वाले। हम गए थे अपने मित्र को साथ किसी की अंतिम यात्रा में। तो हम पूछे जलाने में कितना खर्चा लगेगा। तो बोला मोटा मोटी 22 से 25,000 रुपये लग जाएगा। तो हम सोचे कि भैया मरने का मतलब कि 25,000 रुपये जेब में लेके मरना है, और उससे पहले मर गए तो होने वाला नहीं। अब दिक्कत क्या होगी जानते हो, यहाँ से पढ़कर या तो अच्छे जगह सेटल हो जाओगे जहाँ ये 22-25 हज़ार की नौकरी के चक्कर में नहीं रहोगे, कुछ बेहतर करोगे जो हम उम्मीद करते हैं आपसे। नहीं तो 22-25 हज़ार के चक्कर में रह गए तो होगा यही कि पिताजी के कफन खरीदने के लिए भी उधार मांगना पड़ेगा। दोस्त दिया तो बेहतर, रिश्तेदार दिया तो तुम्हें नहीं तुम्हारी 7 पीढ़ी को गिनवाएगा कि तुम्हारे फलाने के फलाने दादाजी मरे थे, तुम्हारे पापा के पापा पैसा दिए थे। और इसी चीज़ को कम करने के लिए लड़कों को पढ़ना होता है। और हम लड़कियों को मानते हैं कि माँ से बड़ा दाता कोई नहीं है, मॉम इज द बिगेस्ट डोनर। लेकिन देखेंगे कि अगर आपकी माताजी हाउसवाइफ हैं तो उसके लिए भी 10-20 रुपया लेना हो, 100 रुपया लेना हो, तो पिताजी से कहते होंगे जरा 100 रुपया दीजिए। तो वो देने वाला भी झुक के रहता है, वहाँ दब के रहता है। तो लड़कियों को इसीलिए पढ़ाते हैं कि भैया इंडिपेंडेंट हो जाओ, तो अपने ज़रूरत के लिए किसी से हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इसीलिए माँ बहुत प्रमोट करती है कि नहीं मेरी बेटी पढ़ेगी। पिताजी अगर 2 बार कह देवे कि ना इसको छोड़ दो, ब्याह करा दें, तो मम्मी कहती है कि नहीं पढ़ा दो, पढ़ा, क्योंकि वो दर्द समझती हैं। और पिताजी क्यों पढ़ने के लिए भेजते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आगे का जीवन कैसा होने वाला है। और हमें बहुत अफसोस होता है कि पहली बात तो हम लोग कॉलेज में नहीं पढ़ते, दूसरी बात जब हम पैसे देकर कहीं और पढ़ने आते हैं तो हम सुनना नहीं पसंद करते, तो तीसरी बात हम यही हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करते हैं जो सुनता है उसे सुनने दीजिए, बाकी आप आराम करिए। हम मानते हैं कि हर कोई नहीं सुन सकता। अगर मान लीजिए 3500 सीटें हैं एनआईटी में, अब भर रहा है 1 लाख आदमी, तो भैया कंपटीशन कम कैसे होगा। तो भाई जो नॉन सीरियस होंगे वो जाएंगे, क्योंकि सीरियसनेस तो एक दिन में नहीं आता, नॉलेज तो एक दिन में नहीं आता। ये आप भी जानते हैं कि भैया कहीं ना कहीं हम लोग लैक करते हैं नॉलेज में, हम भी लैक करते हैं, हम भी हर दिन ग्रो करते हैं, ग्रूम करते हैं इनफैक्ट। तो हमें अच्छा लगता है कि कोई सीरियस कैंडिडेट आता है तो, लेकिन हमें बुरा लगता है जब कोई नॉन सीरियस होता है तो फिर हमको लगता है कि बेवजह ही है। हम 2 मिनट ये भी सोचते हैं कि बोल के इनको कोई फायदा नहीं, ये नहीं समझेंगे, हमको वहां से पैसा मिल रहा है हम लेके चले जाएं। लेकिन फिर 2 मिनट हम अपनी स्थिति याद करते हैं कि नहीं पढ़ के क्या क्या हो सकता है। अभी प्रैक्टिकल लाइफ नहीं जी रहे हैं हम लोग। वो तो घर पे फ़ोन करते हैं 10,000 रुपये भेजिए तो वो आ जाता है खट से, पेटीएम फ़ोन पे उड़ा पुड़ा के चले आए। लेकिन असली औकात समझ में आती है जब ऊपर देने वाला जाता पिता गुजर जाए। जानना हो तो जानो किसी के घर में जिसके पिता ना हो, कितना कष्ट में जीवन कटता है, पैसे की क्या अहमियत होती है, क्यों पढ़ना है। कभी रिक्शे वाले से पूछो कि अपना बेटा क्या रिक्शा खिंचवाओगे, नहीं। किसी बाप से पूछो कि हम गार्ड हैं तो क्या बेटा गार्ड बनेगा, हम क्लर्क हैं तो बेटा गार्ड क्लर्क बनेगा, नहीं। हमेशा अपने से बेहतर चाहता है, इसीलिए आप बैठे। और बैठने के साथ साथ सुनना होता है। पेशेंस नहीं रखेंगे, कितना ही नॉलेज होगा आपके पास, फाइनल डे आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आप में धैर्य नहीं है, सुनने की क्षमता नहीं। आप में आपका जो है ना ये एडीजे चल रहा है, आपका डिफिशियंसी है आपके अंदर, इसमें आपको कुछ देर में ही 20 सेकेंड 30 सेकेंड में आप डिसॉल्व हो जा रहे हैं। और ऐसे लोगों को चलकर जीवन में आगे भी कई तरीके की दिक्कत होती है, लड़कों को खासकर, तो ध्यान रखना होता है। हम आपसे बता रहे थे कि डेटा स्ट्रक्चर और डेटा टाइप क्या होता है। देखिए आपको बताए कि मान लीजिए ये प्रोसेसर है। अब ये प्रोसेसर में जो डेटा जाता है 1 2 3 4 5, अब पहले वाले में यहाँ चला गया MS वर्ड का डेटा यानी टाइपिंग वाला डेटा, दूसरा यहाँ पे चला गया मान लीजिए मीडिया प्लेयर का डेटा, तीसरा चला गया यहाँ पेंट का डेटा, चौथा फोटो चला गया। तो क्या बेटा डेटा सेम टाइप का है, एक ही जैसा है, अलग अलग है। तो जब इसको अरेंज कर दिया गया सिस्टम में 1 2 3 4 5 6, तो इसी को कहते हैं हम लोग क्या, डेटा स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट ऑफ डेटा। इसको 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं, बताएंगे क्लासिफिकेशन इसका, ये लीनियर और नॉन लीनियर।
अच्छा, होमो और हेटेरो कुछ पढ़े हैं ऐसा आप लोग? डायमेंशनल, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, रहने दीजिए, वो हम बाद में बताएंगे। तो आप इतना ध्यान रखें कि डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ डेटा। अब किस तरीके का अरेंजमेंट हो सकता है? दो क्लासिफिकेशन होता है, वो बाद में बताएंगे, क्योंकि हम लोग को पढ़ना भी है जब एल्गो बता रहे होंगे तो। अब डेटा टाइप क्या होता है? तो डेटा टाइप का इस्तेमाल होता है जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। प्रोग्रामिंग जब बेटा आप कर रहे होते हैं तो आप बताते हैं कई बार कि हाँ भैया ठीक है, इनपुट लेना तुम, तो ये इनपुट कैसा होना चाहिए? इंटीजर के फॉर्म में होना चाहिए, बताते हैं। या आप बताते होंगे कि बेटा इनपुट लेना, तो इनपुट जो हो तुम्हारा वो कैरेक्टर के फॉर्म में, या आप अपने अकॉर्डिंग इसको फ्लोट बनाते होंगे, फ्लोट, या जो मन किया वो बना लिया। तो जब आप बताते हैं कि एक डेटा या एक एंटर्ड वैल्यू कैसा हो, एंटर्ड वैल्यू कैसा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा टाइप। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेटा टाइप। ठीक है, ये हम लोग का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है। यहां बताने का उद्देश्य क्या था? क्योंकि किसी ने हमसे पूछा नहीं अभी तक। ठीक है, क्या नहीं पूछा तो हम आपको बता दें। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे कोई सी या C++ में प्रोग्राम लिख के रखे हैं, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए C++, जावा भी हो सकता है, पाइथन से रिलेटेड नहीं आएगा, ये डैम श्योर है, क्योंकि पाइथन हमको लगता नहीं किसी कॉलेज में इंट्रोड्यूस हुआ है आप लोग के यहाँ, बहुत इनिशियल लेवल पे हुआ होगा, अभी उतना है नहीं मार्केट में। तो C++, जावा से क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन ये हो सकता है कि मान लीजिए यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, अब उस प्रोग्राम में क्या लिख दिया? यहाँ पे कहता है सी इन, समझते हो सी इन? सब समझते हैं सी इन? सी इन का मतलब क्या होता है? इनपुट लेना, यही ना। तो मान लीजिए यहाँ पे लिखा है सी इन, एग्जाम्पल लिख रहे हैं, मेरे कोड से मत जाइएगा, हम ऐसे लिख रहे हैं, गलत हो सकता है, एरर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बस समझाने के लिए आपको लिखे। ऐसा लिखा है, मान लीजिए सी इन ऐसे ए लिखा है, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, यहां जो ए लिखा है बेटा, उसका वैल्यू कौन देगा? प्रोग्रामर देगा कि यूजर देगा? प्रोग्रामर, समझते हैं ना? यानी ऐसे बताइए हमें, जब आप प्रोग्राम रन करेंगे, जब आप प्रोग्राम रन करेंगे तो रन करने के दौरान ना वैल्यू देंगे, यस और नो? तो ये क्या है? वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? वेरिएबल है। वेरिएबल समझते हैं आप लोग? यानी वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जिसका वैल्यू चेंज हो जाए, वैल्यू क्या हो जाए? चेंज हो जाए, वैल्यू चेंजेस, यही होता है ना। अब देखिए, मान लीजिए आप और हम यूज कर रहे हैं, तो हम ए का वैल्यू क्या लिख दिए? 5। मान लीजिए बिटिया यूज कर रही, ये वैल्यू लिख दी 10, बगल वाले भैया यूज कर रहे हैं, ये लिख दिया यहाँ 15। तो हर आदमी के लिए वैल्यू क्या हो गया? चेंज हो गया, तो वो क्या कहलाया? वेरिएबल। अब मान लीजिए आपसे ये कहा गया कि ठीक है, ये हम वैल्यू, ये प्रोग्राम लिखे C++ में, इसको रन करा दिए, रन हो रहा है, ये एक प्रोसेस है। तो ये जो वेरिएबल एंटर हो रहा है वो क्या प्रोसेस में काउंट होगा कि नहीं होगा? वेरिएबल जो है वो क्या प्रोसेस में काउंट होगा कि नहीं होगा? वेट, एक बार वोटिंग कर लेते हैं, कितने लोग कहते हैं कि ये वेरिएबल जो एंटर कर रहे हैं ये प्रोसेस में काउंट होगा? कितने लोग कहते हो कि ये वेरिएबल प्रोसेस में काउंट होगा? लंबा हाथ उठाओ, हाँ, हैंड्स डाउन। कितने लोग कहते हैं नहीं काउंट होगा? कितने लोग कह रहे हैं कि समझ में नहीं आया सर? देखिए, ये प्रोग्राम लिखे थे, ये तो समझ में आया। इस प्रोग्राम में क्या चाहिए था? इनपुट, यस और नो? इनपुट कौन देगा? हम देंगे, प्रोग्राम जो रन करा रहा है वो देगा। तो हम रन कराते वक्त वैल्यू क्या लिख दिए? 5। तो 5 क्या हो गया? वेरिएबल। वेरिएबल, क्योंकि हर किसी के लिए वैल्यू क्या होगा? वो डिफरेंट होगा। तो ये वेरिएबल जो है वो प्रोसेस के अंदर आता है कि नहीं आता है? तो आता है। प्रोसेस के अंदर एक वेरिएबल भी आता है। तो एक क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर वेरिएबल्स ट्रीटेड एज अ प्रोसेस और नॉट? क्या वेरिएबल्स को हम प्रोसेस ट्रीट करते हैं कि नहीं? तो आप क्या बोलेंगे? करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो फाइनल रिजल्ट होता है वो किस पर डिपेंडेंट होता है?
वेरिएबल पे होता है। फाइनल रिजल्ट किस पे डिपेंडेंट होता है? वेरिएबल। कैसे? क्योंकि मान लीजिए एक क्वेश्चन लिखा गया या एक C++ में आप प्रोग्राम लिखे SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100, तो मान लीजिए हमारे लिए P 100 रुपए था, बिटिया के लिए 400 रुपए था, तो क्या आंसर सबका सेम होगा, डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा। इसीलिए हर वेरिएबल का आउटपुट अलग हो सकता है, इसीलिए हर वेरिएबल का इंपैक्ट प्रोसेस पर होता है। इसीलिए प्रोसेस ऑलवेज काउंट्स वेरिएबल्स, या वेरिएबल्स ऑलवेज कम अंडर व्हाट? अ प्रोसेस। क्लियर है? तो एक छोटा सा पॉइंट कहीं लिख लीजिए, जहां लिख रहे तो ओएस एंड प्रोसेस में ही, कि वेरिएबल्स ऑलवेज कम अंडर प्रोसेस, वेरिएबल्स ऑलवेज कम अंडर प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप। 3 पॉइंट हो गया शायद मेरे ख्याल से, 3 हो गया ना। एक तो डेटा स्ट्रक्चर वाला लिखे होंगे, उससे पहले एक्टिव प्रोसेस हो गया, अभी तीसरा लिख गया। चौथा लिखेंगे ओएस मैनेजेस कॉन्करेंट प्रोग्राम, OS manages concurrent program execution, concurrent program execution using abstraction. अब इसका मतलब क्या हुआ, नहीं समझ में आया तो बताएंगे, पहले लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम इंसर्ट्स a process between other process. Operating system inserts a process between other process. Inserts a process between another process या other process, यानी अगर एक प्रोसेस चल रहा है तो OS क्या कर सकता है, उसी बीच दूसरा भी घुसा सकता है। ठीक है, another process या other process, किस लिए? To maximize the use of processor. To maximize the use of processor. To maximize the use of processor. Next लिखेंगे आप, when the process is created, operating system assigns, ASSIGNS, assigns all the required input output devices, comma files, comma memory, etc. नेक्स्ट लिखेंगे अ सिंगल प्रोसेसर, नेक्स्ट पॉइंट है, अ सिंगल प्रोसेसर कैन बी यूज्ड, या माफी चाहते हैं ठीक है लिखिए, या वहां पे आप लिख सकते थे कैन बी शेयर्ड, या अ सिंगल प्रोसेसर कैन बी शेयर्ड विथ सेवरल प्रोसेसेस। ये भी आपको हम बताए थे थोड़ी देर पहले, शायद अभी बता रहे थे ना इसके बारे में, कि एक ही प्रोसेसर को किसके लिए यूज कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस के लिए कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, वो मेजर रोल किसका है, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। बताइए कोई एक दो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के बारे में। सॉरी, फुल फॉर्म बताइए। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। और कोई बता रहा था, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, हाँ ठीक है। और सॉरी, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, ठीक है। और कुछ? अच्छा, अब आपसे हम ये पूछें, ठीक है, शेड्यूलिंग बहुत अच्छा बताया। राउंड रॉबिन पढ़े हो? राउंड रॉबिन पढ़े हैं आप लोग? नहीं पढ़े, कोई बात नहीं। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ये पढ़े होंगे ना। अब मान लीजिए आपसे इसमें हम पूछें कि एक शेड्यूलिंग एल्गो है हमारे पास। शेड्यूलिंग एल्गो आप समझती हैं कि नहीं, आपको हम बता दें, जो फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हैं। बेटा, प्रोसेसर जो है ना वो कैसे काम करेगा, तो क्या करता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है। उसी कैलकुलेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
एल्गोरिदम। तो कौन सा एल्गो फास्ट काम करेगा, कौन सा स्लो काम करेगा। जैसे आप लोग मैथ्स पढ़ी होंगी या पढ़ रही होंगी, कैलकुलस पढ़ती होंगी, इंटीग्रेशन पढ़ती होंगी, डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, वैल्यू इंक्रीज करने या डिक्रीज करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। और डिफरेंशिएशन का यूज क्यों करते हैं, डिक्रीज करने के लिए। ठीक उसी तरीके से पहले से प्रोसेसर में ये कंपाइल किया होता है कि कौन सा जो ऐसा कैलकुलेशन है जो चीज़ों को फास्ट कर सकता है, और कौन सा कैलकुलेशन है सर्किट का जो चीज़ों को क्या कर सकता है, स्लो कर सकता है। तो प्रोसेसर स्वयं की बुद्धि से वो इस्तेमाल करता है। तो वो कौन कौन से प्रोसेस हैं, कौन कौन से कैलकुलेशंस हैं, कौन से फार्मूलाज हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम्स बोलते हैं। और उन एल्गोरिदम्स के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि एक कंप्यूटर तो जानता है कि हमारा, इसका मतलब क्या हो गया, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, FCFS, हाँ पढ़े हैं ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो एक एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि भैया आप बताइए कि किसका थ्रेशोल्ड ज्यादा होगा। थ्रेशोल्ड निकालना आता है, या एक चीज आप लोग पढ़े होंगे, थीटा वैल्यू निकालना जानते हैं, नहीं जानते हैं आप लोग। तो खैर ये सीखना पड़ेगा। कितने लोग को थीटा वैल्यू निकालने आता है, अच्छा कोई बात नहीं। हाँ तो ये एक छोटा सा टास्क होगा, जब आपको एल्गो बताएंगे तो सीखना है। कैलकुलेशंस पार्ट है ये रहेगा ही रहेगा, बहुत फेवरेट, एग्जामिनर्स फेवरेट पॉइंट है ये सब, क्योंकि बच्चा यहीं फंसता है। ये सब तो निकाल लेगा मंद बुद्धि वाला भी, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन में वो लद जाएगा। तो ये हम लोग जानेंगे। तो फिलहाल हम आपसे यही कहना चाह रहे थे कि एक पॉइंट लिखवाए थे। वो पॉइंट क्या था कि क्या लिखवाए थे, अ सिंगल प्रोसेस कैन बी शेयर्ड विद सेवरल, यानी सॉरी हम ऐसा लिखवाए थे, अ सिंगल प्रोसेसर कैन बी शेयर्ड विद, हम क्या लिखवाए थे, अ सिंगल प्रोसेसर, यही लिखवाए थे ना। मेरी बात सुनिए, अ सिंगल प्रोसेसर कैन बी शेयर्ड विद मल्टीपल प्रोसेसेस, यानी एक ही प्रोसेसर होता है लेकिन उसको बहुत सारा काम देकर हम काम करवा सकते हैं। अब ये काम करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, कौन करता है, तो वो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम करते हैं। कौन करता है, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो आपके एग्जाम में पूछ देगा तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिखेंगे कि शेड्यूलिंग एल्गोरिदम आर यूज्ड टू डिटरमाइन, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम आर यूज्ड टू डिटरमाइन, उसी पॉइंट में हम नोट लिखवा रहे हैं, ध्यान रखेंगे, आर यूज्ड टू डिटरमाइन व्हेन टू स्टॉप अ वर्क and start the another, when to stop a work and start another। ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे, टू मेक अ प्रोसेस इजी, नेक्स्ट पॉइंट है, टू मेक अ प्रोसेस इजी, अ प्रोसेसर, या सुनो ना, माफी चाहते हैं, गलती हो गया, ऐसे लिखोगे, टू मेक अ प्रोसेस इजी, operating system can create and even creates sub process of a particular प्रोसेस। ये आपको नहीं समझ में आया होगा, जरा 2 मिनट हम आपको समझाएंगे। ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा, जरा बोर्ड पे देखिएगा। और यहीं से एक लास्ट पॉइंट बनाएंगे, फिर आज की क्लास खत्म भी करेंगे। मान लीजिए एक छोटा सा कैलकुलेशन है, कहता है x³ + x² + x + 1 = 0। ये आपको सॉल्व करना है, कर पाएंगे? कितने लोग कर लेंगे, हाथ उठाइए जेन्युइनली। चलिए 3 4 5 लोग हैं, ठीक है, आप ही से जान जाते हैं। बताइए बेटा कैसे करेंगे आप इसको पहले। अच्छा मान लीजिए एक काम और करते हैं हम, ऐसा आपको थोड़ा सा इजी बना देते हैं, ऐसे कर दे तो आप कर सकते हैं। पहला स्टेप आप क्या करेंगे बताइए सॉल्व करने के लिए, x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x² + x + 1 = 0। अब क्या करेंगे आप, इसको तोड़ देंगे, हाँ फिक्स कर देंगे, जिससे कि आप दोनों तरफ सॉल्व कर पाए, यही करेंगे ना। तो बेटा हमारा मेन प्रोसेस क्या था,
प्रोसेस यही था ना, मतलब यही काम में एग्जीक्यूट हो रहा है। प्रोसेस का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो क्या कहलाता है, प्रोसेस। तो ये प्रोसेस हो गया, अरे यस और नो। इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको एक छोटा टुकड़ा में तोड़ दिए, तो ये क्या हो गया, सब प्रोसेस। यानी जो नेक्स्ट स्टेप हुआ वो क्या हुआ, सब प्रोसेस। हो सकता है कि आप इसको एक स्टेप और सॉल्व करेंगे, तो जब नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करेंगे तो वो क्या होगा, इस सब प्रोसेस का वो क्या होगा, सब प्रोसेस। तो लिख सकते हैं कि ये जो लाइन है ये सब प्रोसेस है, किसका, इस सब प्रोसेस का। यस और नो। तो ये कहां तक जा सकता है, एन सब प्रोसेस तक जा सकता है, यानी जब तक कि बेटा हमें फाइनल आउटपुट ना मिल जाए। यही है ना। तो यही बात हम कह रहे थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर एक काम टफ लग रहा है सॉल्व करने में, या उसके प्रोसेसर को काम टफ लग रहा है, तो क्या करता है, उसको सब प्रोसेसेस में तोड़ता जाता है और लास्ट में उस सबको जोड़ कर क्या निकाल देता है, एक फाइनल आउटपुट। अब यहां एक काम और हो सकता है, आप लोग के साथ भी होता है, हमारे साथ भी होता है कि मान लीजिए ये एक स्टेप हमसे गलती हो जाए, तो आप लोग क्या कर देते हैं, काट देंगे, यानी क्या कर देंगे, डिलीट कर देते हैं। यस और नो। वही काम प्रोसेस के साथ भी होता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को कर रहा हो और उसको लगता है कि मेरा कोई सब प्रोसेस गलत है, तो उस सब प्रोसेस को वो किल कर देता है। क्या कर देता है, किल कर देता है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कैन अ सब प्रोसेस बी किल्ड, तो वहां चिंता मत आना कि किसी चाकू छुरी से मारेगा, नहीं। किल करने का मतलब क्या हो गया, डिलीट कर देना, क्या कर देना, हटा देना। समझ रहे हो मेरी बात सब लोग, अरे यस नो तो बोलो, कोई डाउट है यहाँ, नहीं। तो यहाँ लिखवा दिए थे कि सब प्रोसेस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोसेस इज क्रिएटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये पॉइंट लिखे थे, समझ में आया था। अब ये जो लास्ट में मारने उड़ने का बात है वो लिख लो, तो लिखोगे the operating system destroys the not required को आप इन्वर्टेड कॉमा में लिख लीजिए, the not required part of a process, the not required part of a process, the not required part of a process, full stop. And can even create multiple copies of a process, and can even create multiple copies of a process if required, and can even create multiple copies of a single process या of a process if required। यानी अगर एक जरूरत पड़े तो इसी को 4 बार लिख सकते हैं, इसी स्टेप को वो 4 बार भी लिख देगा, और जरूरत पड़ा तो इसी स्टेप को वो क्या कर देगा, डिलीट कर देगा, किल कर देगा उस प्रोसेस को। समझ रहे हो मेरी बात, सबका क्लियर है, कोई डाउट है किसी को, नहीं। अब यहीं पे हम एक छोटा सा टर्म बताना चाहेंगे, वो कहलाता है फॉर्क सिस्टम कॉल। क्या कहलाता है, फॉर्क सिस्टम कॉल। ये हम किसी एग्जाम में देखे थे, हमको याद नहीं है तो हम उसको लेकर आए, अभी पढ़ रहे थे आते वक्त तो हम देखे फॉर्क सिस्टम कॉल। अभी आपको जैसे बता रहे थे ना कि एक प्रोसेस जो होता है इसको क्या कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम, या तो इसका आइडेंटिकल बहुत सारा बना सकता है, आइडेंटिकल समझ रहे हो, कॉपी पेस्ट करके एक ही को कई बार लिख सकता है। अभी लिखवाए ना कॉपी पे, अरे यस नो तो बोलिए। कभी कभी जरा हम बहुत जल्दी जल्दी बोलने लगते हैं, तो कभी ऐसा लगे कि बहुत तेज बोल रहे हैं तो रोकना, वो मास्टर लोग का एक ड्रॉबैक होता है कि जब लपलपा जाते हैं तो चलते जाते हैं। तो मेरे साथ होता है, ये हमको फील होता है। तो हम बताए थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, आइडेंटिकल बना सकता है, यानी एक ही का मल्टीपल कॉपीज, और बेटा जरूरत पड़े तो वो डिलीट कर सकता है, किल कर सकता है। बताए ना ये वाली कहानी। तो एक क्वेश्चन एक बार हम कहीं देखे थे, एग्जैक्टली नहीं आ रहा है कहाँ पूछा गया था, तो वो पूछा ना कि अगर आपके पास यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके पास यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो
तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये विंडोज के लिए लागू नहीं है फिलहाल, ठीक है, क्यों नहीं है वो भी बताएंगे, क्योंकि विंडोज में सब कुछ पहले से किया हुआ है, अलग से कोई कमांड लिखने की आवश्यकता नहीं है, जबकि लिनक्स और यूनिक्स में क्या लिखते हैं हम लोग, कमांड्स लिखते हैं। तो थोड़ा सा पीछे आके पूछा गया कि भैया ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर एक प्रोसेस का आइडेंटिकल बनाना हो, यानी उसी प्रोसेस का कॉपी बनाना हो, तो यूनिक्स में ये काम कौन करके देगा? तो यूनिक्स में एक है, उसका नाम है क्या, फॉर्क सिस्टम कॉल। क्या नाम है? फॉर्क सिस्टम कॉल। इसका काम यह है कि वो क्या करके देता है, मल्टीपल कॉपीज बनाकर देता है। किसका? एक प्रोसेस का। आप पूछेंगे कि विंडोज में कौन करता है, तो विंडोज में कोई नहीं करता है, वो इनबिल्ट क्वालिटी होती है। किसकी? विंडोज की। क्यों? क्योंकि उसमें हमें अलग से कोई कोड लिखने की आवश्यकता नहीं होती। आपको पता होगा लिनक्स और यूनिक्स जब हम लोग विंडोज से पहले यूज करते थे तो हमें कोड लिखना पड़ता था हर चीज के लिए। जानते हैं इस चीज को ना? अरे यस नो? नहीं जानते तो जान जाइए। इसीलिए वहां से पूछ सकता है कि भैया यूनिक्स में अगर आइडेंटिकल कॉपी बनाना हो तो किसका यूज करोगे? तो क्या होगा? फॉर्क सिस्टम कॉल। डिलीट करने के लिए या किल करने के लिए क्या होगा, तो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो लास्ट पॉइंट बनाइए नोट में, और आज को क्लास विराम देंगे। लिखेंगे इन यूनिक्स fork system call is used to make identical copies of a process. Fork system call